Okay, everyone. So let's start with the exercise that I have given you yesterday for solving, and the exercise in which you were supposed to write down the nature of accounts. That is, it was either asked for the traditional classification or on the basis of modern classification, right? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, और वो क्या है कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन में आइटम्स बताऊंगी, मैं उन सबकी आपको मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी। हालांकि ज्यादातर से मीनिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ में उसका मीनिंग बताऊंगी, प्लस जो मैं मॉडर्न के हिसाब से करूंगी उसको मैं ट्रेडिशनल के हिसाब से भी बताऊंगी, जिससे आपको पता चले कि वो अगर सेम आइटम आपका ट्रेडिशनल में आता तो आप उसे कहाँ कहाँ पे लिखते, मतलब किस अकाउंट के अंदर लिखते, राइट? तो यहाँ जो मैंने सॉल्व किया है वो मैंने वही सॉल्व किया है जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था, मगर इसके अलावा आप एक ट्रेडिशनल का भी कॉलम बना लीजिए। जैसे मॉडर्न का अगर मैं बता रही हूँ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ए, exercise based on determination of modern nature of accounts। तो ये जो मैं आपको सारे आइटम्स बताऊंगी अभी, उसके साथ साथ आप मॉडर्न नेचर के साथ एक साथ में लिख लीजिए ट्रेडिशनल नेचर, और ट्रेडिशनल नेचर के साथ के भी आंसर्स आप साथ में लिखिए, जिससे आपको पता चले कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग कहाँ है तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए, राइट? सो दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द concept. Okay, so let's start with the first point, the first item. So the first question is saying that determine the items based on the modern classification of accounts. So modern classification के हिसाब से, that means we are talking about the 5 points of classification that we have. First one is asset or liability. Asset, liability, capital, expenses, losses एक कैटेगरी होती है, इनकम एंड गेन्स की एक कैटेगरी होती है। तो ये है मेरा क्लासिफिकेशन एज पर मॉडर्न, राइट? तो अब इसी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इसे बाइफरकेट करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। Okay, so the first item that we have here is cash. Cash, we are already knowing that cash means the money which we have in our hand, that is the cash represent the fund that we have. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैश जो आपके पास है, इट इज कॉल्ड योर एसेट। कैश हमारा एसेट कैटेगरी में आता है, और ये है मेरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। यही अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से करते तो ये आता आपके रियल अकाउंट में, राइट? तो कैश is belonging to the asset account as per modern classification, and as per traditional classification it is belonging to the real account, because real account involves asset. Okay, I hope this is clear to all. Let's move further. Okay, I can see one hand. Okay, Prajwal, you have a doubt बच्चे इधर, क्या है डाउट आपका? पूछिए, please write it down in the chat box. Any other students who is unable to understand कि हम ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, so that I can re-explain the point? Anybody who still has any doubt on how are we doing this classification? Okay, ma'am, cash can be capital also. Cash cannot be capital. Capital will come in form of cash. तो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि कैपिटल के फॉर्म में कैश आया है, तो कैश का जो बैलेंस आया है आपके पास वो जाएगा एसेट की कैटेगरी में, बिकॉज कैश बिजनेस में आ गया, राइट? तो वो आपका बना एसेट। और हम रियल अकाउंट की नेचर की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे, सॉरी, मॉडर्न ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे रियल अकाउंट। मगर आपने अभी जो कहा कि कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है कैश, तो कैपिटल जो है आपका उसकी कैटेगराइजेशन होगी कैपिटल में एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकाउंट आप में क्लासिफिकेशन के अकाउंट में आप डालेंगे उससे पर्सनल अकाउंट में। यानी कि कैपिटल आया तो कैपिटल आ रहा है, और किस फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर इंक्लूडेड हियर इन दिस ट्रांजैक्शन जो आपने अभी अभी बोला, और वो है कैश का आना, और किस फॉर्म में आना? कैपिटल के फॉर्म में आना। तो कैश जो आया वो बना मेरे लिए एसेट, और कैपिटल जो आया उसकी अलग से क्लासिफिकेशन ऑलरेडी गिवन है, व्हिच इज कैपिटल, व्हिच इज आवर इंटरनल लायबिलिटी। तो वो कैपिटल के नाम से ही रिफ्लेक्ट होगा, राइट? तो यहाँ ये कैश सिर्फ एक आइटम की तरह दिया हुआ है, कैश एज अ ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ कैश, तो आपका कहना बिल्कुल सही था कि कैश आ रहा है
और कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, तो कैप एक क्लासिफिकेशन हुई यहाँ पे कैश की, दूसरी क्लासिफिकेशन होगी यहाँ पे कैपिटल की, तो कैश जाएगा एसेट कैटेगरी में और कैपिटल जाएगा कैपिटल की ही कैटेगरी में. ओके, I think this is very much clear. Anybody having any doubt? Any doubt now? Okay, I think this is clear now. So let's move on to the next point, next item. तो यहाँ पे जो भी मैं आपको क्वेश्चन में करवा रही हूँ ये सब इंडिविजुअल आइटम्स हैं, राइट? इसको आप किसी और ट्रांजैक्शन के साथ रिलेट मत कीजिए. अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको वहां पे ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम 2 एस्पेक्ट्स मिलेंगे, राइट? जो हमने अभी नहीं करना है, हम करेंगे उसे जब हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ लेंगे और उसके बाद जब हम ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करना शुरू करेंगे यूजिंग दिस क्लासिफिकेशन. Okay, so let's move on to the another item in the list, and which is machinery. So machinery हम सबको पता है कि machinery is again, if my organization is purchasing machinery, so it is basically purchasing a fixed asset, right, in using which a business is going to perform its operations, perform its manufacturing. So in that case machinery is your asset. और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मशीनरी क्योंकि एसेट है, तो एसेट की कौन सी कैटेगराइजेशन थी ट्रेडिशनल में? रियल. तो आप लिख लीजिए मशीनरी के आगे एसेट, मॉडर्न के अंदर लिखिए एसेट, ट्रेडिशनल के अंदर लिख लीजिए रियल. ओके, नाउ डेटर. डेटर कौन होता है? डेटर मैंने आपको बताया था कि डेटर वो पर्सन होता है जिसको कि मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसके साथ मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंटर किया है और मैंने क्रेडिट में उससे सामान बेचा है. सामान क्या है यहाँ पर? वो प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें आप डील कर रहे हैं. तो अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं ये मार्कर में डील करती हूँ और मार्कर का स्टॉक मैंने मेरे एक कस्टमर को क्रेडिट में सेल किया है, तो क्योंकि मुझे इमीडिएट बेसिस पे कैश रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए वो कस्टमर मेरा बनेगा डेटर, राइट? और डेटर मेरे लिए मेरा होता है करंट एसेट. तो अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये बेसिकली एसेट है. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये मेरा बना एसेट. पर डेटर अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो डेटर या तो कोई कंपनी होगी जिसको मैं अपना प्रोडक्ट बेच रही हूँ, कस्टमर है, और या फिर कोई इंडिविजुअल होगा. जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने एक स्टेशनरी शॉप को बेची, तो स्टेशनरी शॉप में कोई एक चेन ऑफ स्टेशनरी शॉप हो सकती है. तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि मैंने जो डेटर क्रिएट किया है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए उसका जो कैटेगराइजेशन होगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर वो होगा आपका पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. और अगर वो डेटर, वो पर्सन जिसको मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा है, अगर वो एक इंडिविजुअल है तो वो मेरा जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में. यानी कि बेसिकली उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो है पर्सनल अकाउंट as per traditional classification. I hope this is clear. So debtor as per modern classification is my asset because I am supposed to receive cash from that party. But as per traditional classification, sorry, as per modern it is an asset, and as per traditional we can say that debtor is either an individual or an organization. So it will be falling under the category of personal account. Next one is creditor. अब क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर मतलब वो पार्टी जिसको मुझे पेमेंट करनी है, राइट? तो अभी ये पार्टी है जिससे, जो मेरा सप्लायर था, जिससे मैंने कोई भी अपने रॉ मटेरियल्स परचेज किए या मैंने शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो किया, तो नाउ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू return that amount or to pay that amount which is due on my account to that other person or to that other organization, right? तो creditor मेरे लिए as per modern classification बनी मेरी liability, that is the current liability. but overall हम देखेंगे तो ये basically liability की categorization है. so creditor आपकी liability कहलाएगा as per modern classification. और जैसा debtor है इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलरली क्रेडिटर भी आपका कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. और इसीलिए क्रेडिटर की भी जो हम पोजीशनिंग करते हैं एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वो जाती है आपकी पर्सनल अकाउंट में. अगर क्रेडिटर कोई पर्सन है तो वो है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्रेडिटर जिससे आपने गुड्स परचेज किए हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट, तो वो आपका है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आई होप all the points that we have just covered is clear to all. Anybody who is not clear on any of the point that we have discussed,
please ask your doubt. And if there are no doubts, we'll move further. Okay, so there are no doubts as of now. So let's move further. So next is proprietor account. So proprietor मतलब owner. Proprietor को हम owner कहते हैं. तो अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रोपराइटर जो पैसा लेकर आता है वो प्रोपराइटर का अकाउंट कहा जाता है, और प्रोपराइटर जो पैसा लेकर आता है या एसेट लेकर आता है वो किस फॉर्म में कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में? एज अ कैपिटल. दैट मींस जो भी पैसा एसेट बिजनेसमैन लेकर आएगा या ओनर लेकर आएगा उन सबको कहा जाता है मिलाकर के कैपिटल, जो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था. तो अब जो ये प्रोपराइटर का जो अकाउंट है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, तो वो उसकी कैटेगराइजेशन क्या हुई? उसकी कैटेगराइजेशन हुई कैपिटल, राइट. और अगर मैं बात करूंगी अंडर द हेड मॉडर्न, अंडर द हेड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, तो ये मेरा जाएगा पर्सनल अकाउंट में, यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर. सो प्रोपराइटर अकाउंट मतलब वो कैपिटल जो वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इट इज अ कैपिटल अकाउंट, एंड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इट इज अ पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट वन इज रेंट रिसीव्ड. ओके, मैंने कल भी बताया था किसी भी तरीके की रिसीट अगर आपको होती है तो वो आप कहते हैं इनकम, और किसी भी तरह की पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्सपेंस, राइट. तो अगर रेंट आप रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए बनेगी आपकी इनकम, और इनकम की कैटेगराइजेशन ट्रेडिशनल अकाउंट में किस अकाउंट हेड के अंदर थी? नॉमिनल के अंदर. तो रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम, और आप जब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बात करेंगे सो इट इज कॉल्ड एंड इट इज कवर्ड अंडर द हेड नॉमिनल अकाउंट. द नेक्स्ट इज salary paid. Now it is paid. If it is paid, so that means it is falling under the category of payment, and payment means it is an expense, right. तो ये expense है, तो expense की category as it is है आपकी modern classification में, तो ये हुआ आपकी expense category में. और जब मैं उसको traditional में डालूंगी तो traditional के अंदर expenses किस category में आते थे? आपके nominal के अंदर. So again put it under the nominal account. Next is interest received. अब ये भी रिसीव्ड है, तो ये भी आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो आपका इनकम हुई. और अगर ये इंटरेस्ट पेड होता तो एक्सपेंस होता. अब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, यहाँ पे इनकम लिखा है, या इंटरेस्ट पेड होता तो एक्सपेंस होता. इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या पेड हो, आपके ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये दोनों ही कैटेगरीज आपकी जाएगी नॉमिनल अकाउंट के अंदर, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. चारों चीजें नॉमिनल अकाउंट में ही आती है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर. फर्नीचर मींस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर असेट. वो फर्नीचर जो मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए परचेज किया है, सो इट इज एन एसेट. तो एसेट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर, और एसेट की कैटेगराइजेशन क्या थी ट्रेडिशनल में? real account. So please write down real account in case of traditional classification. Next one is bank. बैंक है. अब आप बैंक अकाउंट अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ मैं बैंक अकाउंट किसका रिकॉर्ड करूंगी? बिजनेस का बैंक अकाउंट. तो ये जो बैंक अकाउंट है ये बिजनेस का एसेट है, यानी कि बिजनेस ने जो बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, बिजनेस के नाम से जो अकाउंट चल रहा है बैंक के अंदर, वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस का इतना बैलेंस बैंक में डिपॉजिटेड है. तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? उसका असेट, राइट. तो आप ये सोचिए कि अगर मान लेते हैं, ओके लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द स्कूल. अभी जैसे सेंट जेवियर का स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल चल रहा है, आपने देखा है कि सेंट जेवियर के अकाउंट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में खुले हुए हैं. तो अगर मैं चेक करूं कि सेंट जेवियर का बैलेंस आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट के अंदर कितना है, तो सेंट जेवियर इज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आती है आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर, राइट. तो बैंक अकाउंट जो सेंट जेवियर को का ही है वो किधर आएगा? वो भी आएगा आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर ही, राइट. दैट मींस बैंक इज अगेन बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, so bank will also be covered under artificial personal account. और ओवरऑल हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट. और यहाँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बैंक बैलेंस जो भी आपके पास है
वो आपके लिए आपका एसेट है, आपका करंट एसेट, जो कि आप होल्ड कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन बिजनेस। जो भी आपका बैंक बैलेंस होता है आप किस लिए होल्ड करते हैं? जिससे कि बिजनेस में जो भी आपको आगे एक्सपेंसेस पे करने हैं या जो भी एसेट्स परचेज करने हैं, आप उसको परचेज करें इस पैसे को यूज करके जो बैंक में आपका डिपॉजिटेड है। सो इन दैट केस, bank balance which is existing on the name of your business account is considered under asset category, and this is also a current asset. Next one is salary outstanding. अब salary outstanding है तो मैंने आपको पहले ही बताया अभी क्लास की शुरुआत में कि salary outstanding का मतलब होता है salary which has got due as an expense but still not paid. तो अगर आपने पे नहीं किया है तो ये आपकी बनेगी liability, और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर ये जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसके आगे वर्ड लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, राइट? तो आउटस्टैंडिंग वर्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसके जो ट्रीटमेंट है वो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट वन इज सुभाष अ कस्टमर। नाउ सुभाष इज अ कस्टमर। अब सुभाष क्योंकि मेरे लिए कस्टमर है तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे डेटर, और डेटर मेरे लिए क्या होता है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटर मेरे लिए है मेरा असेट। तो डेटर को आप डालेंगे एसेट की कैटेगरी में। और जब मैं बात करूंगी सुभाष एज अ कस्टमर, जो कि हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सुभाष इज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। सो सुभाष का अकाउंट जाएगा आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में, राइट? सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में सुभाष हुआ आपका नेचुरल पर्सन, right? So it is natural personal account. Okay, next is bank overdraft. Okay, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ ओवरड्राफ्ट का, और वो क्या होता है। जब हम बात करते हैं बैंक के बैलेंस की, तो बैंक का जो भी बैलेंस मेंटेन होता है बैंक में, अगर वो बैलेंस पॉजिटिव है, मतलब जितना आपका बैलेंस है आप उसी के अकॉर्डिंग विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपका पॉजिटिव बैलेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसी बात को। 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में है, 1 लाख में से मैंने मैक्सिमम जो मैं विड्रॉ करूंगी वो है 1 लाख रुपीज। सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव बैलेंस, राइट? अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं कहूं कि मैंने 1 लाख के अगेंस्ट अगर मैंने विड्रॉ कर लिया 1.5 लाख रुपए, तो यानी कि मुझे बैंक ने फैसिलिटेट किया है कि आप 1 लाख के अगेंस्ट आप 1.5 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है जो बैंक आपको आपके अकाउंट में प्रोवाइड कर रही है। तो बैंक क्या करेगी? अब जैसे जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है, बैंक आपको क्या पे करती है? इंटरेस्ट, राइट? और वो बनता है आपका इंटरेस्ट। तो अब अगर बैंक आपको फैसिलिटेट कर रही है ज्यादा विड्रॉ करने के लिए, तो वो जो जितना भी आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ इस एग्जाम्पल में 50,000 आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो 50,000 बनेगी आपकी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एंड विच इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। और इस ओवरड्राफ्ट अमाउंट के ऊपर बैंक को आपको देना होगा इंटरेस्ट, राइट? तो ये जो आपने अभी अभी देखा बैंक ओवरड्राफ्ट, सो बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली वो फैसिलिटी होती है जिसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ किया जाता है टू विड्रॉ ओवर एंड अबव द अमाउंट विच यू आर होल्डिंग राइट नाउ इन योर बैंक, राइट? तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट है उससे ज्यादा आप जो विड्रॉ कर रहे हैं वो कहलाता है आपका ओवरड्राफ्ट। एंड ओवरड्राफ्ट सिंस इट इज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे, सो इट इज योर लाइबिलिटी। और यहाँ पर क्योंकि ओवरड्राफ्ट आप ही के बैंक अकाउंट, मैंने ट्रेडिशनल के अंदर कहाँ बताया था? बैंक अकाउंट मैंने कहा था कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में वो बैंक अकाउंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है वो जाएगा मेरी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आप उसी बैंक अकाउंट पे कर रहे हैं ना जो आप होल्ड कर रहे हैं। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द सेम बैंक अकाउंट विच यू आर होल्डिंग इन एनी बैंक will be treated as under the same category which is artificial personal account. Okay, so as per traditional classification, bank and bank overdraft both are to be treated as artificial personal account, and under the modern classification, bank is asset, bank balance is an asset because it is a positive balance, or bank overdraft which is an extra amount withdrawn from your bank account is a liability. So it has to be treated under the category of liability because asset और liability की category modern classification के अंदर अलग अलग है। Okay, now there is one doubt that I have just received.
मैम व्हाट वाज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ सुभाष अ कस्टमर? ओके, सुभाष जो कि कस्टमर है आपका, कस्टमर हमारा डेटर होता है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बताया कि वो डेटर जिससे मुझे पैसे मिलने हैं, बिकॉज मैंने उसे क्रेडिट में सेल किया है अपना प्रोडक्ट, तो वो मेरा जाएगा एसेट के अंदर। और जब मैं बात करती हूँ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सुभाष एक इंडिविजुअल है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन का अकाउंट किस कैटेगरी में आता था? हमारा आता था नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। तो सुभाष हु इज अ डेटर और सुभाष who can be a supplier, both the categories, since it is a human being about which we are discussing right now, so as per traditional classification both will be considered as a part of your नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और अगर यही सुभाष एंड कंपनी होता, तो सुभाष एंड कंपनी मतलब ये मेरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर इसकी कैटेगराइजेशन होती मेरी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। ओके, देयर इज वन मोर डाउट। ओके, आई होप दैट आई हैव क्लियर योर डाउट अनुश्री। नेक्स्ट डाउट जो मुझे अभी रिसीव हुआ है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाई? ओके, और एक और क्लासिफिकेशन है, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर? मैंने अभी भी बताया आपको, डेटर के साथ मैंने क्रेडिटर का भी बता दिया कि क्रेडिटर जो कि मेरी एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि मुझे उसे रीपे करना है। सो क्रेडिटर इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट क्रेडिटर इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स और मनी ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। तो जो भी आप पैसा या सामान ले रहे हैं शॉर्ट टर्म पे, बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे फॉर इट। अब आपको पे करना है तो वो आपकी लाइबिलिटी है एज पर मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर क्योंकि हम जिससे डील कर रहे हैं वो है सुभाष जो कि है एक इंडिविजुअल, तो यहाँ पर हम उसे डालेंगे नेचुरल पर्सनल की कैटेगरी में। और अगर सुभाष एंड कंपनी होता तो वो हो जाता कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो इंडिविजुअल नहीं है, इसीलिए उसकी कैटेगराइजेशन होती है आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। ओके, सो फॉर मॉडर्न सुभाष अ कस्टमर इज एन एसेट, for traditional it is to be counted as natural personal account. For Subhash, if it is a supplier, if he is a supplier, so it is a liability. And Subhash, a supplier, to be treated under traditional classification is to be treated as under natural personal account only. मतलब वो डेटर हो या क्रेडिटर हो, हमारा कैटेगराइजेशन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बदलता नहीं है, वो वही रहेगा, एंड दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और जैसा मैंने पहले बताया आपको, एक बार और बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे सुभाष की जगह सुभाष एंड कंपनी होता तो वो होता आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, नेक्स्ट वन जो मेरा लास्ट डाउट है अभी, वो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाई। ओके, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया बैंक अकाउंट किसको बिलोंग करता है? ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन का बैंक अकाउंट है तो वो उसके लिए उसका एसेट होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। और जो भी आप बैंक अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, इफ द बैंक इज फैसिलिटेटिंग यू टू विड्रॉ ओवर एंड अबव द अमाउंट दैट यू आर होल्डिंग इन योर बैंक अकाउंट राइट नाउ, तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 1 लाख का अमाउंट आप होल्ड कर रहे हैं, अगर आप 1 लाख से ओवर विड्रॉ कर रहे हैं, ओवर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जितना आप ओवर ड्रॉ करेंगे वो कहलाएगी आपकी ओवरड्राफ्ट। ओके, और बैंक उसको ऑनर करता है, मतलब बैंक उसको पे करता है, राइट। तो ये बैंक की तरफ से मिली हुई आपको फैसिलिटी है। तो जब हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की, तो ट्रेडिशनल के हिसाब से बैंक किसका था? ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसको आपने कहाँ रखा था, किस कैटेगरी में? इट वॉज केप्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो अब जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल रही है वो उसी अकाउंट में मिल रही है जो कि आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं बैंक में, राइट। तो वो जो अकाउंट है वो आपका है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो जो बैंक से ओवरड्रॉ किया आपने, जो आपकी बेसिकली लाइबिलिटी बनी, जितना आपने अमाउंट ओवरड्रॉ किया, वो भी जाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर ही, बिकॉज ये ओवरड्राफ्ट आपने उसी बैंक अकाउंट पे किया है जो कि बिजनेस ऑलरेडी होल्ड कर रहा है बैंक के अंदर, राइट। So I hope this clears the doubt. The session is going to time out now, so let's I'm finishing off this meeting here only. In the second meeting, which I'm going to conduct right now only, let's meet and let's do the next question, which is going to which will not take more than 10-20 minutes. So let's finish that segment so that with this week we are clear about what is the nature of account,
based on traditional classification and based on modern classification. On Monday, we will be taking care of the next topic of accounts only, which is going to deal with the rules of debit and credit as per traditional classification and as per modern classification. और उसके बेसिस पे हम कुछ ट्रांजैक्शन समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि उसकी अगर एस्पेक्ट्स ये हैं तो जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं, राइट? ये सब हम करेंगे मंडे और ट्यूसडे में, और उसके बाद वील बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टर्म इन चैप्टर नंबर 2. आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू एवरीवन. Please connect and reconnect in the next meeting today. Thank you, everyone.